जय जय श्री राधे। ओम साई राम। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लाइब्रेरी साइंस का ये एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका शीर्षक जो है वो है सूचीकरण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग। पुस्तकालय वर्गीकरण में हमने पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत पढ़े थे, उसके उपसूत्र पढ़े थे। यहाँ हम सूचीकरण के उपसूत्र पढ़ेंगे, याद रख लेना। वहां तो सिर्फ आपके पुस्तकालय वर्गीकरण के उपसूत्र थे और यहाँ सूचीकरण के उपसूत्र हैं। दोनों में अंतर है। अंतर हमेशा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट इस अंतर में ही पता चलता है कि क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं ये समझ लेते हैं, जब भी एग्जाम आता है तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम कभी कभी ये समझ लेते हैं यार ये तो सूचीकरण के उपकरण पूछ रहा है, उपसूत्र पूछ रहा है, या फिर पुस्तकालय वर्गीकरण के उपसूत्र पूछ रहा है। इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। वहां जैसे पुस्तकालय वर्गीकरण के उपसूत्र है तो वहां ऑप्शन में पुस्तकालय सूचीकरण का उपसूत्र नहीं है, और यदि इस सूचीकरण के उपसूत्र हैं तो इस सूचीकरण के उपसूत्र पर ही हम टिक लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़े तो दोनों हैं, लेकिन अब उनमें अंतर नहीं कर पा रहे यार। हमने सूचीकरण पढ़ा था या वर्गीकरण पढ़ा था, तो वर्गीकरण और सूचीकरण में बहुत अंतर है, ठीक है भाई साहब। चलो, तो यहाँ सूचीकरण के उपसूत्र के बारे में बात करेंगे। देखो, तो जब भी उपसूत्रों की बात आए तो किसका नाम आएगा भाई साहब, किसका नाम आएगा बताओ। जब भी उपसूत्रों की बात आए तो किसका नाम आता है बताओ। डॉक्टर रंगनाथन का। किसका आता है? डॉक्टर रंगनाथन का, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमने वहां पुस्तकालय वर्गीकरण के 43 उपसूत्रों की व्याख्या की थी सीसी में। कितने उपसूत्रों की व्याख्या की थी? 43 उपसूत्रों की व्याख्या की थी। अब यहां सूचीकरण में कितने उपसूत्रों की व्याख्या करेंगे हम? 9 उपसूत्रों की। याद रख लेना, वर्गीकरण, इस वर्गीकरण की यदि मैं बात करूं तो यहां तो हम 43 उपसूत्रों की बात करेंगे, ठीक है। और सूचीकरण क्या है? ये सूचीकरण है, और इसमें हम हमेशा 9 उपसूत्रों की बात करेंगे। ये दोनों ही उपसूत्र जो दिए थे ये तो हमने पढ़े किसमें भाई साहब? सीसी में, ठीक है। सीसी वाले कॉलम क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़े थे, और ये जो सूचीकरण में ये पढ़ेंगे हम सूचीकरण में, ठीक है ना। दोनों ही सूत्र किन्होंने दिए भाई साहब? डॉक्टर रंगनाथन ने। किसने दिए? डॉक्टर रंगनाथन ने दिए थे। याद रख लेना, क्योंकि यही अंतर है, ठीक है। कभी कभी यह जाता है कि ये बताओ भाई साहब डॉक्टर रंगनाथन ने कितने सूत्र दिए हैं? कभी हम सूचीकरण को नहीं पढ़ते हैं, वर्गीकरण को नहीं पढ़ते हैं, और जो ऑप्शन में दे रखा है वहां, जैसे यहाँ 8 दे दिया, 9 दे दिया, 43 दे दिया, है ना, 10 दे दिया। अब यार हम वहां ये यार 9 भी पढ़े थे हमने, ये 43 भी पढ़े थे, लेकिन हम क्या करके आएंगे? क्या तो 9 करेंगे या फिर 43 करेंगे, ठीक है। तो इनमें अंतर करना जरूरी होता है भाई साहब, ठीक है ना। चलो आगे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सूचीकरण के उपसूत्र की यदि मैं बात करूं तो ज्यादा तो मैं बात करूंगा नहीं, सिर्फ इतना बात करूंगा। तो हमने जो कैनन शब्द जो पढ़ा था वो किस भाषा का था? सीसी में हमने पढ़ा था। किस भाषा का था बताओ? किस भाषा का शब्द था? मेरे लिए ये बताओ, बताओ किस भाषा का शब्द था? अंग्रेजी भाषा का शब्द, ठीक है। यदि मैं उपसूत्रों की यदि मैं बात करूं इस सूचीकरण में, कैनन किस भाषा का था भाई साहब? ये जो था ये आपका अंग्रेजी भाषा, ये अंग्रेजी भाषा का उपसूत्र था, ठीक है ना। चलो, इसका जो अर्थ है वो तो पता ही है आपको, गणना करना, है ना, निर्णय लेना। तो इसका अर्थ तो हमने पहले बता दिया था, सारी चीजों के बारे में हमने पहले बता दिया था। तो डॉक्टर रंगनाथन ने कैनन शब्द के लिए उपसूत्र शब्द का उपयोग किया, ठीक है। उपसूत्र से तात्पर्य ऐसे सामान्य सिद्धांतों एवं मानकों से है जिनकी सहायता से निर्णय लेना संभव हो सके। पहले बता दिया था हमने कि उपसूत्र का अर्थ वैसे क्या होता है? निर्णय लेना संभव होता है। डॉक्टर रंगनाथन पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पहले विशेषज्ञ थे।
ठीक है, जिन्होंने सूचीकरण विधि को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए सूचीकरण के आदर्श मूलक सिद्धांतों एवं सूत्रों का प्रतिपादन किया। अब देखो कब कब इन्होंने प्रतिपादन किया था, वो पढ़ लेते हैं। किस किस बुक में इन्होंने ये कितने उपसूत्रों की व्याख्या की थी। टोटल यदि सूचीकरण के उपसूत्रों की बात करेंगे तो 9 उपसूत्र थे। अब वो कब कब कितने कितने उपसूत्र दिए थे और कौन कौन सी बुक में दिए थे वो जान लेते हैं। ठीक है, देखो यदि मैं बात करूं 1938 की, किसकी, 1938 की, तो 1938 में भाई साहब, ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उपसूत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि मैं 1938 की बात कर लेता हूं, और यहां पर जो पुस्तक थी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉगी, क्या पुस्तक थी, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉगी, ठीक है, ये बुक थी। अब इसमें क्या हुआ भाई साहब, उपसूत्रों की आवश्यकता को स्पष्ट किया 1938 में। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन ने सूचीकरण के कुल 9 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया। सूचीकरण के लिए कितने उपसूत्र, 9 उपसूत्र, और वर्गीकरण के लिए कितने उपसूत्र, 43। तो सन 1938 में अपने प्रथम प्रयास के तहत डॉक्टर रंगनाथन के कुल 6 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग, है ना। यदि इसमें तो क्या हुआ, 1938 थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉगी की बात कर रहा हूं मैं, इसमें तो टोटल 9 सूत्रों का ही प्रतिपादन किया है, याद रख लेना, प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्या किया था, प्रतिपादन किया था। जबकि 1938 में प्रथम प्रयास में, जबकि 1938 की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या हुआ, 6 उपसूत्रों की व्याख्या की थी, 6 उपसूत्रों की व्याख्या की थी, और बुक का जो नाम है वो है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉगिंग, कैटालॉगिंग याद रख लेना। ठीक है, 6 सूत्रों की व्याख्या कर दी भाई साहब। उसके बाद पुनः 1955 की यदि मैं बात करूं, 1955 में आते हैं, और 1955 में इनकी जो बुक आती है भाई साहब वो है हेडिंग एंड कैनन्स। क्या है, हेडिंग एंड कैनन्स। कौन सी बुक है, हेडिंग एंड कैनन्स बुक है। और इसमें डॉक्टर रंगनाथन ने 2 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया। कितने उपसूत्रों का भाई साहब, 2 उपसूत्रों का व्याख्या किया। चलो ठीक है, सूचीकरण का जो अंतिम उपसूत्र था उसका जो जिक्र किया है वो किस पुस्तक में किया है। ठीक है, इसका समय तो दिया नहीं है, लेकिन वो जो पुस्तक है अंतिम उपसूत्र का जो प्रतिपादन किया है वो है लाइब्रेरी साइंस विद ए स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये बुक थी, और इसमें सिर्फ अंतिम उपसूत्रों का प्रतिपादन किया है, उपसूत्रों का प्रतिपादन किया था। ठीक है ना, तो ये कुल टोटल 9 उपसूत्र थे। कैटालॉगिंग की जब बात आएगी तो उसमें 6 उपसूत्रों की व्याख्या होगी, और खाली कैटालॉग की बात आती है तो उसमें 9 उपसूत्रों की बात आएगी, याद रख लेना। यहां से ऑप्शन में जैसे थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग में कितने उपसूत्रों की व्याख्या की गई है, सब भाई साहब 9 उपसूत्रों की, ये प्रतिपादन किया गया है 9 उपसूत्रों का, कि सब 9 उपसूत्र कंप्लीट करेंगे। जबकि कैटालॉगिंग की बात करूं, कैटालॉगिंग की इसमें 6 उपसूत्र आए, हेडिंग और कैनन में 2 उपसूत्र आए, और लास्ट में जो बुक थी उसमें अंतिम उपसूत्र आया। तो इस प्रकार से कंप्लीट 9 उपसूत्रों का 9 उपसूत्र आपके कंप्लीट होते हैं 1938 1955। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार सूचीकरण के सिद्धांत के लिए उपसूत्रों की व्याख्या की गई। ठीक है भाई साहब, तो जितना मैंने आपको समझाया वो आप देख लेना। ठीक है, अब देखो भाई साहब 9 सूत्र हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई साहब एक एक की व्याख्या करेंगे। और सबसे जो टिपिकल क्वेश्चन होता है वो तो यही होता है भाई साहब, जैसे कि सिर्फ एक के बारे में पूछना, जैसे कि निर्धारिता का उपसूत्र क्या है, प्रबलता का उपसूत्र क्या है, विष्टीकरण का उपसूत्र क्या है, प्रसंग का उपसूत्र क्या है ना। इससे पहले हम इनको पढ़ चुके। चलो
अब देखो एक एक उपसूत्र के बारे में हम जान लेते हैं कि भाई साहब जो सबसे पहला जो उपसूत्र है आपका वो है निर्धारित का उपसूत्र, है ना। इसके बारे में पहले हमने जाना था कि निर्धारिता का उपसूत्र क्या होता है, हमने आपको बताया था। क्या होता है बताओ? निर्धारण मतलब ए सर्टेन एबिलिटी, ए सर्टेन एबिलिटी, है ना। क्या होता है बताओ निर्धारण का उपसूत्र? कि निर्धारता का उपसूत्र यह निर्देश देता है कि किसी भी प्रलेखों के प्रसूचीकरण के समय, कोई प्रलेख है, ठीक है, प्रलेख के प्रसूचीकरण के समय, प्रसूचीकरण के समय, सूचीकरण के समय, ठीक है, प्रसूचीकरण के समय बिब्लियोग्राफी विवरण के लिए, किसके लिए? बिब्लियोग्राफी विवरण के लिए मुख्य तथा मुख्य पृष्ठ के, मुख्य तथा मुख्य पृष्ठ के पक्ष पृष्ठ पर, पक्ष पृष्ठ की यदि हम बात करें तो इस पर जो सूचनाएं होती हैं, ठीक है, जो सूचनाएं होती हैं वो सूचनाएं कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि शीर्षक है ना, शीर्षक है, लेखक है, उपशीर्षक है, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। तो अतः अंक संस्करण इत्यादि को आधार बनाया जाना चाहिए। तो पहले निर्धारण क्या होता है कि भाई साहब जब भी हम निर्धारण पढ़ते हैं तो निर्धारण में यह निर्देश देता है कि किसी भी प्रलेख के प्रसूचीकरण में जो भी आपकी बिब्लियोग्राफी का विवरण होता है उसमें मुख्य या मुख्य पृष्ठ के पक्ष पृष्ठ में जो सूचनाएं अंकित होती हैं वो इस प्रकार होती है। याद रख लेना, इसमें शब्द आपको याद रखना है। जैसे प्रलेख है, प्रसूचीकरण है, बिब्लियोग्राफी है, मुख्य पृष्ठ है, पक्ष पृष्ठ है, इसमें कुछ सूचनाएं अंकित होती हैं वो आपको याद रखनी है। अगला जो है आपका प्रबलता का उपसूत्र, कौन सा है भाई साहब? प्रबलता का उपसूत्र है। अब देखो प्रबलता का उपसूत्र क्या है, ये भी हमने पहले पढ़ा था, प्रीपोटेंस, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रीपोटेंस, ठीक है। देखो प्रबलता का उपसूत्र सूची प्रविष्टियों, प्रबलता का जो उपसूत्र होता है भाई साहब, जो कि आपकी सूची प्रविष्टियां होती हैं, इसमें सिर्फ प्रविष्टियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जबकि पुस्तकालय वर्गीकरण के जो भी हम सिद्धांत पढ़ रहे थे पहले, उसमें सिर्फ वर्गीकरण की बात कर रहे थे, हम विषय की बात कर रहे थे, है ना। और इसमें जो बात करेंगे वो किसकी बात कर रहे हैं? हम प्रीपोटेंस, सूची प्रविष्टियों की हम बात कर रहे हैं। तो देखो प्रबलता का उपसूत्र सूची प्रविष्टियों के व्यवस्थापन से संबंधित है, सूची प्रविष्टियों के व्यवस्थापन से संबंधित है। प्रबलता का उपसूत्र यह निर्देशित करता है कि सूची संहिता, जो भी आपकी सूची संहिता होती है भाई साहब, क्या होती है? सूची संहिता जो होती है उस सूची संहिता के निर्माताओं को अनेक शब्दों से निर्मित, अनेक शब्दों से निर्मित शीर्षकों में, किसमें? शीर्षकों में। यदि मैं शीर्षक की बात कर लेता हूं तो शीर्षकों में प्रविष्टि हेतु प्रथम पद उस शब्द को चुनना चाहिए। याद रख लेना, प्रबलता की यदि मैं बात कर लेता हूं तो इसमें प्रथम पद, इस प्रथम पद उस शब्द को चुनना चाहिए जो प्रविष्टि में आए, प्रविष्टि में आए अन्य शब्दों की अपेक्षा बहुसंख्यक हो, ठीक है। किस शब्द को चुनना चाहिए? इसमें उस शब्द को चुनना चाहिए जो प्रविष्टि के प्रथम पद को बड़े अक्षरों या गहरी स्याही से लिखना चाहिए और अन्य शब्दों की अपेक्षा बहुसंख्यक हो। किस शब्द को चुनना चाहिए? इस प्रबलता में किस शब्द को चुनना चाहिए भाई साहब? उस शब्द को चुनना चाहिए या उस पद को चुनना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, ठीक है। तो यह है सूची प्रविष्टि, प्रबलता। प्रबलता का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत बार आना, ठीक है, किसी भी शब्द का बहुत बार रिपीट होना। उसके बाद व्यष्टीकरण का उपसूत्र है, किसका है भाई साहब? व्यष्टीकरण का उपसूत्र, ठीक है। यह है व्यष्टीकरण का उपसूत्र।
यह है विशिष्टीकरण का उपसूत्र, जिसकी इंग्लिश होती है भाई साहब इंडिविजुअलाइजेशन। ये क्या कहता है, देखो विशिष्टीकरण का उपसूत्र क्या निर्देश देता है कि यह मुख्य प्रविष्टि एवं सहायक प्रविष्टि, विशिष्टीकरण क्या कह रहा है कि यह मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टि, प्रविष्टियों की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टियों के शीर्षक के रूप में, यदि हम बात शीर्षक की बात कर लेते हैं, शीर्षक के रूप में, इस शीर्षक के रूप में जिस नाम का चयन किया जाता है, ठीक है, शीर्षक के रूप में हम जिस भी नाम का उपयोग किया करेंगे, उस नाम का चयन किया जा रहा है, वह नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, समष्टि हो, निकाय हो, भौगोलिक सत्ता हो, प्रलेख विषय हो, ग्रंथमाला हो अथवा भाषा का हो। ठीक है, किस नाम को चुनना चाहिए भाई साहब, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वह नाम समष्टि, निकाय, भौगोलिक सत्ता, प्रलेख विषय, ग्रंथमाला अथवा भाषा का हो, उसमें समुचित पर्याप्त मात्रा में विशिष्टता मूलक तत्वों का प्रयोग करके ऐसा बना देना चाहिए कि मात्र केवल एक ही वस्तु अथवा सत्ता की ओर निर्दिष्ट करे। ठीक है, उस नाम को ऐसा बना देना चाहिए कि मात्र केवल वो एक ही वस्तु या सत्ता की ओर निर्दिष्ट करना चाहिए। इस नाम को किस प्रकार बनाना चाहिए भाई साहब कि ये एक ही वस्तु या सत्ता की ओर इशारा करे। ठीक है, इस नाम को, जिससे कुछ भ्रम पैदा ना हो। ठीक है ना, तो एक सीधा साधारण सा भाषा है इसकी, जैसे विशिष्टीकरण में हम मुख्य प्रविष्टि या सहायक प्रविष्टि होती है, उसमें शीर्षक होता है, शीर्षक में हम जिस भी नाम का प्रयोग करेंगे उसको चुनना चाहिए जो एक वस्तु और सिर्फ एक वस्तु और सत्ता की ओर क्या इशारा करता हो। ठीक है, तो ये विशिष्टीकरण का उपसूत्र हो गया, इंडिविजुअलाइजेशन का उपसूत्र हो गया। उसके बाद वांछित शीर्षक का उपसूत्र है, क्या है भाई साहब, वांछित शीर्षक का उपसूत्र। वांछित शीर्षक का उपसूत्र की यदि मैं बात करूं कि भाई साहब ये वांछित शीर्षक का उपसूत्र क्या है, इसको बोलते हैं कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग। देखो, वांछित शीर्षक का उपसूत्र यह निर्देशित करता है कि मुख्य प्रविष्टि, अब देखो वांछित शीर्षक का उपसूत्र क्या कह रहा है कि यह शीर्षक या यह उपसूत्र यह निर्देशित करता है कि आपकी जो भी मुख्य प्रविष्टि होती है, क्या होती है, जो भी आपकी मुख्य प्रविष्टि होती है, इस प्रविष्टि और इतर प्रविष्टि, कौन सी प्रविष्टि भाई साहब, इतर प्रविष्टि, ये दो प्रविष्टि है आपकी, एक तो मुख्य प्रविष्टि है, एक इतर प्रविष्टि है। इसमें शीर्षक के अनुच्छेद ऐसे शीर्षक का चयन किया जाता है, इसमें जो शीर्षक का चयन किया जाएगा, ठीक है, किस प्रकार के शीर्षक का चयन किया जाता है, इसमें इस प्रकार के शीर्षक का चयन किया जाना चाहिए जिससे अधिकांश पाठक के उसी शीर्षक से मांग या खोज की संभावना हो। ठीक है, शीर्षक कैसा होना चाहिए भाई साहब, किस शीर्षक को रख सकते हैं जो पाठक की सबसे ज्यादा जो मांग होगी, है ना, पाठक की सबसे ज्यादा जिस शीर्षक की मांग होती है उस शीर्षक को इसमें मुख्य प्रविष्टि और इतर प्रविष्टि में रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, जिसे उस पुस्तक विशेष की सूचना अथवा विवरण जानने हेतु, जिसे उस पुस्तक, कोई भी पुस्तक है मान के चलो, उस पुस्तक की जो भी जानकारी होती है, विवरण होता है उसमें, ठीक है ना, विशेष सूचना, पाठक एवं पुस्तकालय कर्मचारी दोनों ही उस शीर्षक से पुस्तक को ढूंढें। याद रखना, पाठक, एक तो पाठक है और एक कर्मचारी है, ये दोनों ही उस शीर्षक से उस पुस्तक को ढूंढें, उस शीर्षक से उस पुस्तक को ढूंढें। ठीक है ना, तो ऐसा शीर्षक होना चाहिए मुख्य प्रविष्टि और इतर प्रविष्टि में। ठीक है, इसी कारण से लेखकों को उसके कुल नाम से प्रविष्टियों के निर्माण में जगह देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार जो लेखक होते हैं ना, लेखक, इनके जो कुल नाम होते हैं, उन कुल नाम को प्रविष्टियों के निर्माण में जगह देने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि वे कुल नाम से ही ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। लेखक जो होते हैं कुल नाम से ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, तो ज्यादा टिपिकल चीज तो है नहीं, है ना,
चलो देखो, ज्यादा टिपिकल क्यों नहीं है, तो हमेशा याद रखना है। ठीक है, लेखक का कैसे पता चलता है भाई साहब, लेखक का कैसे पता चलता है, कुल नाम के आधार पर ही वो ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं लेखक। तो ज्यादा चीजें आपको याद रखनी नहीं है, शीर्षक का पता लगाना है कि शीर्षक किस प्रकार से होना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक और कर्मचारी दोनों ही उसको ढूंढ सके। ठीक है, मुख्य प्रविष्टि और इतर प्रविष्टि में। तो ये है वांछित शीर्षक का उपसूत्र। अगला आपका है प्रसंग का उपसूत्र। क्या है भाई साहब, एक है प्रसंग का उपसूत्र। अब देखो, प्रसंग का मतलब क्या होता है भाई साहब, कॉन्टेस्ट, है ना। क्या होता है, कॉन्टेस्ट। एक प्रसंग होता है और एक संदर्भ होता है ना। तो संदर्भ और प्रसंग ये दोनों ही क्या होते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, और संदर्भ का क्या मतलब होता है वो मैं पहले बता चुका हूं, वो याद रख लेना। तो प्रसंग जो होता है, कॉन्टेक्स्ट जो होता है आपका, ये कौन सा उपसूत्र होता है, तो पुस्तकालय प्रलेखों, जो भी आपके पुस्तकालय प्रलेख होते हैं भाई साहब, पुस्तकालय में जो भी आपके प्रलेख होते हैं, ठीक है, प्रलेखों के आकार प्रकार, प्रलेखों के जो भी आपके आकार प्रकार होते हैं, ठीक है ना, आकार प्रकार होते हैं, सेवाएं, उपभोक्ताओं की मांग, जो भी सेवाएं होती हैं आपकी, ठीक है ना, उपभोक्ताओं की मांग होती है, और उपभोक्ताओं के प्रकार में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें क्या होता है, जो भी आकार है, प्रकार है, सेवा है, प्रलेख है, जो भी चीज है, इनमें समय समय पर क्या होते रहते हैं भाई साहब, परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, एक परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है ना, परिवर्तन होते रहते हैं। और यह सूत्र निर्देशित करता है, क्या निर्देशित करता है यह सूत्र भाई साहब प्रसंग का, कि प्रसंग का उपसूत्र यह निर्देशित करता है कि किसी भी सूची संहिता के नियम, कोई भी सूची संहिता के जो भी नियम है आपके, जो भी सूची संहिता के जो भी नियम है आपके, ठीक है, जो भी सूची संहिता के नियम है, ठीक है ना, एवं प्रावधान में पुस्तकों के प्रकाशन की प्रचलित विधियां, एवं प्रावधान में पुस्तकों की प्रचलित जो विधियां होती हैं, सूचीकरण की विशेषताएं होती हैं, पुस्तकालय के कार्य सेवा होते हैं, उद्देश्य एवं प्रकृति होती है, संदर्भ, सूचियों एवं समसामयिकों आदि प्रसंगों या संदर्भ का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। ठीक है ना, जिससे समय एवं परिस्थिति के अनुसार सूची संहिता के नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सके। तो यह है प्रसंग का उपसूत्र, ज्यादा कुछ है नहीं है। इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, जो भी आकार है, प्रकार है, सेवाएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं आपकी, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कुछ प्रावधान भी किए गए थे, जैसे सूचीकरण की विशेषता है, पुस्तकालय के कार्य थे, सेवा थे, उद्देश्य, प्रकृति, ईटीसी। ठीक है, अगला जो आपका उपसूत्र है वो है स्थायित्व का उपसूत्र। ठीक है, कौन सा उपसूत्र है आपका, एक स्थायित्व का उपसूत्र है। अब देखते हैं स्थायित्व का उपसूत्र क्या होता है। स्थायित्व का उपसूत्र जो है आपका, इसमें सूची प्रविष्टियों के शीर्षक, जो भी आपकी सूची प्रविष्टियों के जो शीर्षक होते हैं भाई साहब, सूची प्रविष्टियों के जो भी शीर्षक होते हैं, सूची प्रविष्टियों के शीर्षक को स्थायी बनाए रखने से संबंधित है। मतलब सूची प्रविष्टियों के जो भी शीर्षक होते हैं, इनको क्या करना है, हमको स्थायी बनाना है। क्या बनाना है, एक स्थायी बनाना है। इससे ही ये स्थायित्व का उपसूत्र है। स्थायित्व का मतलब होता है एक स्थायी बनाना किसी भी चीज को। वह कोई भी चीज उसकी लेखक हो सकता है, शीर्षक हो सकता है, कुछ भी नाम भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये उपसूत्र सूचीकार को किसी प्रविष्टि से, ये जो उपसूत्र होता है सूचीकार के किसी भी प्रविष्टि की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं विशेष रूप से शीर्षक को स्थायी रखने हेतु निर्देशित करता है। ठीक है, जो भी सूचनाएं होती हैं उन सबको स्थायी बनाने का कारण है इसका। ठीक है, बनाने का काम है इस उपसूत्र का। ठीक है, अब देखो, परंतु कभी कभी कुछ लेखक, संस्थाएं इत्यादि द्वारा अपने नाम में परिवर्तन कर लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो भी आपके लेखक होते हैं, ठीक है, संस्थाएं होती हैं, क्या होती हैं, संस्थाएं होती हैं,
तो ये क्या होता है इसमें, ये कभी कभी अपने नाम में परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, तो ऐसी परिस्थिति में इस उपसूत्र के निर्देशों का पालन करना कठिन हो जाता है भाई साहब। क्यों? क्योंकि जब भाई साहब लेखक या संस्था या किसी के नाम में परिवर्तन हो जाता है तो स्थायित्व में तो, या फिर स्थायित्व का जो उपसूत्र होता है इसमें तो कठिन कार्य हो जाता है ना। अतः इस संदर्भ में रंगनाथन का सुझाव क्या है, देखो इस संदर्भ में रंगनाथन ने क्या कहा है ये याद रख लेना। इस संदर्भ में रंगनाथन ने क्या कहा है कि जब लेखक संस्था और इनके नामों में परिवर्तन हो जाता है तो रंगनाथन ने यह कहा है स्थायित्व के उपसूत्रों में कि किसी ग्रंथ की प्रविष्टि निर्मित करते समय, कोई भी ग्रंथ है इसकी प्रविष्टि क्या है, इसकी प्रविष्टि निर्मित करते समय सूचीकार को वही नाम प्रविष्टि के रूप में अपना चाहिए। सूचीकार को वही नाम प्रविष्टि के रूप में अपनाना चाहिए। वही जो नाम होता है ना, जो पहले नाम था वही नाम अपनाना चाहिए जो वर्णित किया गया है। यदि भविष्य में यह नाम परिवर्तित हो जाए तो प्रविष्टि के शीर्षक में परिवर्तन की बजाय, जो आपकी प्रविष्टि होती है इस प्रविष्टि के शीर्षक में परिवर्तन की बजाय क्या करेंगे, देखो परिवर्तित नाम से एक नामांतर निर्देशित प्रविष्टि निर्मित कर लेना चाहिए। कौन सी? एक नामांतर निर्देशित प्रविष्टि, इसको CRE के नाम से जानते हैं, क्रॉस रेफरेंस एंट्री कर लेना चाहिए। तो ज्यादा इसमें कुछ अंतर है नहीं। यदि देखो स्थायित्व के उपसूत्र में कोई भी आपका सूची प्रविष्टि में शीर्षक है, वो शीर्षक यदि स्थायी है तो ठीक है। यदि कोई भी लेखक है, संस्था है, उसमें यदि पहले उसमें परिवर्तन कर दिया गया है तो याद रख लेना, तो हम क्या करेंगे, याद रख लेना उसके प्रविष्टि में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, है ना। इस प्रविष्टि के शीर्षक में परिवर्तन के बजाय क्या करेंगे, जो भी आपकी CRE होगी ना, CRE, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना। तो ये सारी चीजें थी स्थायित्व के उपसूत्र में। उसके बाद हम संगति का उपसूत्र के बारे में बात करेंगे कि भाई साहब संगति का उपसूत्र क्या होता है। संगति का उपसूत्र, देखो भाई साहब संगति की बात करें तो एक कंसिस्टेंसी बोलते हैं। संगति को क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंसी इसको बोला जाता है। देखो संगति का उपसूत्र यह निर्देशित करता है, क्या संगति का उपसूत्र क्या निर्देशित करेगा भाई साहब, कि किसी सूची संहिता के नियम, कोई भी सूची संहिता है आपकी, क्या है, कोई भी सूची संहिता है, उच्च सूची संहिता के नियम एवं जो भी प्रावधान है, इस सूची के जो किसी भी सूची के कोई भी नियम है, प्रावधान है, तो उनको इनकी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे किसी प्रलेख की, कोई प्रलेख है तो इस प्रलेख की सभी इतर प्रविष्टियां क्या है, सभी इतर प्रविष्टियां प्रलेख की मुख्य प्रविष्टि से संगति रखती हो। तो ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं है इसमें। जो भी किसी भी सूची में यदि किसी संहिता में कोई भी नियम है, प्रावधान है, तो उसको क्या करते हैं, जो प्रलेख होता है आपका, उस प्रलेख की सभी इतर प्रविष्टियां प्रलेख की मुख्य प्रविष्टि से संगति रखती। किससे? इस मुख्य प्रविष्टि से संगति रखती हूँ। सभी इतर जो प्रविष्टियां होती है ना, तो किससे संगति रखती हूँ? मुख्य प्रविष्टि से संगति रखती हूँ। इसके साथ ही समस्त प्रलेखों के मुख्य प्रविष्टि में समस्त
प्रलेखों, समस्त प्रलेखों की जो भी मुख्य प्रविष्टि होती है आपस में संगति रखती है, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में इस उपसूत्र के अनुसार किसी पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की प्रविष्टि में कुछ अनिवार्य विशेषताएं होती हैं, ठीक है। समस्त जो पुस्तकों की जो प्रविष्टि होती है उसमें कुछ अनिवार्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शीर्षक, अनुच्छेद, अन्य अनुच्छेद के लिए चयनित सूचनाओं, प्रस्तुतिकरण, शीर्षक, लेखन, शैली, संगतता तथा एकरूपता, सामंजस्य होना चाहिए। तो ये होता है आपका एक संगति का उपसूत्र, ठीक है, याद रख लेना। सारी जो इतर प्रविष्टियां होंगी वो मुख्य प्रविष्टि संगति रखती हूं, बस इतना याद रख लेना कि जितनी भी आपकी इतर प्रविष्टियां हैं वो मुख्य प्रविष्टि से संबंधित होनी चाहिए या संगति होनी चाहिए, ठीक है। चलो, लास्ट जो आपका सिद्धांत है वो है पुनः स्मरण का उपसूत्र। क्या है भाई साहब? पुनः स्मरण का उपसूत्र। अब देखो, पुनः स्मरण का उपसूत्र क्या होता है, इसको कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू के नाम से जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू के नाम से जाना जाता है। कैसे? देखो, रंगनाथन ने सामान्य पाठकों की जो रंगनाथन क्या कह रहे हैं इसके बारे में भाई साहब, रंगनाथन ने इसके बारे में क्या कहा है? देखो, पुनः स्मरण के सिद्धांत में रंगनाथन ने यह कहा है कि जो पाठकों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं मानव मस्तिष्क की स्मरण क्षमता को ध्यान में रखते हुए, है ना, जो भी आपकी जो पाठक है ना, इन पाठक की जो भी मनोवैज्ञानिक है ना, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं, जो भी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं मानव मस्तिष्क की स्मरण क्षमता को ध्यान में रखते हुए सन 1969 में कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू का प्रतिपादन किया गया, ठीक, ध्यान रख लेना। यह उपसूत्र निर्देशित करता है कि किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति समष्टि निकाय, कोई व्यक्ति है, समष्टि निकाय है भाई साहब, शीर्षक है अथवा सीरीज के बहुशाब्दिक नाम में से केवल उसी शब्द या शब्द समूह को, केवल उसी शब्द या फिर शब्द समूह को प्रविष्टि पद के रूप में चयनित किया जाना चाहिए, प्रविष्टि पद के रूप में चयनित किया जाना चाहिए, जिसमें मानव मस्तिष्क द्वारा पुनः याद आने का गुण सर्वाधिक रूप से विद्यमान होता है, ठीक है ना। उसी शब्द का या शब्द समूह का चयन करना चाहिए जो मानव मस्तिष्क में पुनः याद आ जाए, ठीक है ना, उसी शब्द का चयन करना चाहिए। वही ये क्या कह रहा है? पुनः स्मरण, ठीक है। तो पुनः याद आना, उसी शब्द का चयन करना चाहिए जो हमको बाद में याद आ जाए, ठीक है। ऐसे शब्द का चयन करना चाहिए जो हमको पुनः याद आ जाए, ये कह रहा है पुनः स्मरण का उपसूत्र। तो ज्यादा इसमें याद रखने की बात नहीं है, आपको इतना याद रख लेना। रंगनाथन ने इसके बारे में क्या कहा है? 1969 में इसका प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। बस, तो ये थे भाई साहब रंगनाथन के सूचीकरण के 9 उपसूत्रों के बारे में हमने व्याख्या करी। ज्यादा कि भाई साहब को 9 उपसूत्र कौन कौन से थे, और हमेशा याद रख लेना, मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूं, जैसे कि निर्धारितता का उपसूत्र कौन सा होता है भाई साहब, प्रबलता का उपसूत्र कौन सा होता है, व्यष्टिकरण का उपसूत्र कौन सा होता है, वांछित शीर्षक का उपसूत्र कौन सा होता है, प्रसंग का उपसूत्र कौन सा होता है, स्थायित्व का उपसूत्र कौन सा होता है, प्रचलन का उपसूत्र कौन सा होता है, संगति का उपसूत्र कौन सा होता है, पुनः स्मरण का उपसूत्र कौन सा होता है, ध्यान रख लेना भाई साहब। ज्यादा चीजें आपको याद रखनी नहीं है ना भाई। निर्धारण में तो आपका, निर्धारिता में क्या याद रखना है आपको? उपशीर्षक, लेखक, पद, नाम, जन्म, मृत्यु, वास्तविक नाम, क्रमांक, संख्या। प्रबलता में क्या याद रखना है आपको भाई साहब, है ना,
वो प्रथम पद किसको चुनना चाहिए, जो सब में ओवरनिष्ठ हो। आप तो इतना याद रख लेना। व्यष्टिकरण में क्या याद रखोगे भाई साहब, किस नाम का चयन करेंगे शीर्षक के रूप में, भाई साहब बताओ बताओ बताओ, किस शीर्षक का उपयोग करेंगे, जो केवल एक ही वस्तु और सत्ता की ओर इशारा करे। वांछित शीर्षक का उपसूत्र की यदि मैं बात करूं, इसमें किस शीर्षक का चयन करना चाहिए बताओ, जो पाठक और कर्मचारी जिसकी ज्यादा मांग करे उस शीर्षक का चुनना चाहिए। प्रश्न का उपसूत्र, इसमें क्या है भाई साहब, जो भी आकार है, सेवाएं हैं, मांग है, समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है ना। चलो अगला जो है स्थायित्व का उपसूत्र है, मतलब स्थायी, जो भी शीर्षक आपका स्थायी होना चाहिए, रखने से संबंधित है, लेकिन स्थायी होता नहीं है, कभी कभी तो परिवर्तन होता ही रहता है नाम में। लेकिन फिर भी रंगनाथन ने इसके बारे में ये कहा था कि भाई साहब आप इसके शीर्षक में परिवर्तन की बजाय क्या कर सकते हैं, इसके सीआरई की व्यवस्था कर सकते हैं, सीआरई की। फिर प्रचलन का सूत्र आया आपका, प्रचलन का उपसूत्र क्या कह रहा है भाई साहब, जानते हो, शब्द और विषयों में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद संगति का उपसूत्र आया, जितनी भी इतर प्रविष्टियां होती है वो मुख्य प्रविष्टि से संगति होनी चाहिए उनकी। फिर पुनः स्मरण का उपसूत्र आया भाई साहब, है ना। तो ये सारे आपके उपसूत्र थे, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है आपका इसमें, प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉग, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैटालॉगिंग, क्या है, कैटालॉगिंग। ये है लास्ट टॉपिक इसमें। अभी हमने उपसूत्रों के बारे में जाना, अब भाई साहब इसके सिद्धांतों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सूचीकरण के जो भी सिद्धांत हैं, देखो पहला इसका जो सिद्धांत है वो है परिसरण का सिद्धांत। क्या है भाई साहब, परिसरण का सिद्धांत। अब ये क्या कह रहा है, परिसरण को बोला जाता है हमेशा ऑस्मोसिस। क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हमेशा याद रख लेना, परिसरण से, ठीक है। परिसरण क्या कह रहा है कि यह नवीन ग्रंथों के संग्रह का वर्गीकरण तथा सूचीकरण नवीन पद्धतियों के अनुसार किया जाना चाहिए। ये कह रहा है जो भी आपके नवीन ग्रंथ होते हैं ना, नवीन ग्रंथ होते हैं, इनका वर्गीकरण और सूचीकरण, क्या है, वर्गीकरण और सूचीकरण नवीन पद्धतियों के आधार पर किया जाना चाहिए। किसके आधार पर, जो भी आपकी नवीन पद्धतियां होती हैं ना, उनके आधार पर किया जाना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है परिसंचरण। जो भी आपका नवीन ग्रंथ होता है, हम जैसे नवीन ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, तो उसका या तो हम वर्गीकरण करेंगे या सूचीकरण करेंगे। तो दोनों ही कैसे होने चाहिए, एक नवीन पद्धति के आधार पर होने चाहिए, ठीक है ना। तथा पुराने संग्रहों को जिस ग्रंथों का उपयोग अद्यतित किया जाता है उसका पुनः वर्गीकरण सूचीकरण किया जाना चाहिए। और जो आपके पुराने ग्रंथ होते हैं, कैसे भाई साहब, पुराने ग्रंथ की यदि मैं बात कर लेता हूं, यदि आपके पुराने ग्रंथ की बात कही गई है, तो पुराने ग्रंथ हैं तो उनका समाधान क्या है वास्तव में, तो उसका पुनः वर्गीकरण सूचीकरण करना चाहिए, उसका पुनः वर्गीकरण सूचीकरण करना चाहिए। नवीन ग्रंथांकन का उपाय तो क्या है, वर्गीकरण सूचीकरण नवीन पद्धति के आधार पर करना चाहिए। जो भी आपके पुराने ग्रंथ हैं उनका वर्गीकरण और सूचीकरण कैसे करना चाहिए भाई साहब, पुनः करना चाहिए। इन ग्रंथों को नवीन ग्रंथों के साथ संग्रहित किया जाना चाहिए। जो पुराने ग्रंथ हैं इनको नवीन ग्रंथों के साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए, याद रख लेना। वैसे ग्रंथ जो काफी कम मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं और वैसे ग्रंथ होते हैं जो कम मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं, याद रख लेना। उन्हें अलग ही व्यवस्थित रहने दिया जाना चाहिए। जिनका हम प्रयोग कम मात्रा में कर रहे हैं उनको अलग ही व्यवस्थित करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ग्रंथ जिसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो मृत घोषित कर देना चाहिए। जिनका हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, जिस ग्रंथों का उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, तो उनको मृत घोषित कर देना चाहिए, ठीक है।
तो इस प्रकार से भाई साहब, और उसको सूची से भी हटा देना चाहिए, है ना। तो परिसरण में क्या बात कही गई है, जो आपके नवीन ग्रंथ हैं, पुराने ग्रंथ हैं, और जो बहुत कम मात्रा में ग्रंथ हैं, और जो बिल्कुल नहीं है, जिनका हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो इनका क्या करना चाहिए। नवीन ग्रंथ नवीन पद्धतियों के आधार पर, पुराने ग्रंथ दोबारा वर्गीकरण सूचीकरण करना चाहिए, और जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं, थोड़े बहुत जो भी ग्रंथ बचे हुए हैं, उनको अलग सूची में रखना चाहिए, ठीक है। और जिनका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिन ग्रंथों का हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो भाई साहब क्या करना चाहिए, मृत घोषित कर देना चाहिए, या फिर उनका प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो ये होता है परिसरण का सिद्धांत। समझ में आ गया होगा आराम से, ठीक है। अगला जो है आपका वो है स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत। कौन सा है भाई साहब, स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत। स्थान के आधार पर करना चाहिए इनका निर्धारण, इनको बोला जाता है लोकल वेरिएशन। कोई भी कोड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तब तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता जब तक स्थानीय स्तर पर किसी प्रावधान का अभाव हो। हमेशा याद रख लेना भाई साहब कि कोई भी कोड, मैं किसी भी कोड की यदि मैं बात कर रहा हूं, कोई भी कोड है, वो तब तक कार्य नहीं कर सकता भाई साहब जब तक स्थानीय स्तर पर किसी प्रावधान का अभाव, है ना। क्योंकि आजकल विभिन्न भाषाओं के प्रकाशनों में कई विविधताएं आती है, तो ये स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत है। ज्यादा कुछ जानना नहीं है इसके बारे में, कोड याद रख लेना, है ना। चलो अगला अर्थ निर्णय का सिद्धांत। कौन सा है भाई साहब, अर्थ निर्णय का सिद्धांत। अर्थ निर्णय का सिद्धांत। अब देखो अर्थ निर्णय का सिद्धांत क्या है भाई साहब, जिसको लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। अर्थ निर्णय मतलब कुछ ना कुछ निर्णय निकलता है। देखो ये सिद्धांत किस पर आधारित है, पहले तो ये याद रखना है आपको। ये जो अर्थ निर्णय का सिद्धांत है ये किस पर आधारित है भाई साहब, ये जो सिद्धांत है ये लॉ कोड पर आधारित है। किस पर आधारित है ये लॉ कोड पर आधारित है। लॉ का मतलब होता है न्याय कोश, है ना। मतलब ये न्यायाधीश या न्यायालय पर आधारित है। ये कैसे आधारित है, देखो कि हम जिस प्रकार से न्यायालय में न्यायाधीशों की सहायता प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार सूचीकरण के निर्माण के वक्त, सूचीकरण के निर्माण के वक्त, है ना, सूचीकरण के निर्माण के वक्त हमको क्या करना चाहिए बताओ। सूचीकरण के निर्माण के वक्त आने वाली समस्याओं के समाधान में जो भी आने वाली जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से हम न्यायालय में सभी केसों का निपटारा करते हैं, उसी प्रकार सूचीकरण के निर्माण में उन समस्याओं का क्या करना चाहिए, निराकरण करना चाहिए, ठीक है। आने वाली समस्याओं में प्रावधान सूची संहिता में दिए गए सूत्र या सिद्धांत प्रसूचीकार को सहायता प्रदान करते हैं। इसके अनुसार जब कभी प्रसूचीकार को प्रसूचीकरण के दौरान समस्या का सामना करना पड़े, जब भी प्रसूचीकार को प्रसूचीकरण के दौरान समस्या का सामना करना पड़े तो उसके समाधान हेतु प्रसूची संहिता में दिए गए सूत्र या सिद्धांत को आधार बनाया जाता है। इस समस्या का निर्धारण किससे करेंगे हम, सूत्र से, किसी भी सूत्र से कर सकते हैं। तो ये होता है अर्थ निर्णय का सिद्धांत किस पर आधारित है, लॉ कोड पर आधारित है, न्याय कोश पर आधारित है, ठीक है। ज्यादा कुछ आपको जानना नहीं है इसके बारे में। देखो अगला जो आपका सिद्धांत है वो है निष्पक्षता का सिद्धांत। निष्पक्ष रूप से निर्धारण करना, है ना, द ऑफ एम्पेरिलिटी, ठीक है। देखो निष्पक्षता का सिद्धांत किस बात पर बल देता है, ये ध्यान रखो। यह संलेख के निर्माण के समय, किसके समय, संलेख के निर्माण के समय, कोई संलेख है, जो भी लेख है, कोई हम लेख लिख रहे हैं तो कोई भी संलेख है, ये समझो कोई भी संलेख है तो उसके निर्माण के समय
उसके निर्माण के समय शीर्षक के रूप में प्रयोग करने हेतु, किसके रूप में? शीर्षक के रूप में प्रयोग करने हेतु दो या दो से अधिक दावेदार हों। कितने दावेदार हो सकते हैं? दो या दो से अधिक दावेदार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको निष्पक्ष रूप से पर्याप्त आधारों पर ही प्राथमिकता देनी चाहिए। तो उसको किस रूप में सहायता देनी चाहिए? एक निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष रूप से उसको एक प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी संलेख है, उसके निर्माण के समय जो भी शीर्षक है, शीर्षक के दो या दो से अधिक आपके दावेदार हों कि साहब ये शीर्षक के दो या दो से अधिक दावेदार हों। जैसे मैंने भी इसका शीर्षक दिया है, मान के चलो कोई आपका विषय है ना, क्या है? विषय। तो मैंने इसका शीर्षक अलग दिया है ना, इस शीर्षक का अलग लेखक है, दूसरे शीर्षक का अलग लेखक है, ठीक है ना। तो इस शीर्षक के मतलब इस शीर्षक के दो या दो से अधिक लेखक हो गए आपके, ठीक है। तो किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए जो बिल्कुल निष्पक्ष है, ठीक है ना, जो इसके दावेदार है उसको ही प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये बोलता है निष्पक्षता का सिद्धांत। उदाहरण स्वरूप जैसे मैंने अभी बताया है, जैसे कोई ग्रंथ है, पुस्तक है, उसके दो से अधिक लेखक हैं, तो उन सभी को समान महत्व दिया जाना चाहिए। अब इसके इस शीर्षक के दो या दो से अधिक हैं, दो या दो से अधिक क्या है? लेखक हैं। तो अब किसको महत्व देंगे आप बताओ? तो इन दोनों को ही क्या देंगे? एक समान महत्व दिया जाएगा। कैसा महत्व दिया जाएगा? एक समान महत्व दिया जाएगा इनको, ठीक है ना। चलो, शीर्षक अनुच्छेद में सभी को स्थान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार अगर पुस्तक कई ग्रंथमालाओं सीरीज में प्रकाशित हुआ है ना, तो मुख्य संलेख के टिप्पणी अनुच्छेद में सभी सीरीज का अंकन किया जाना चाहिए तथा सीरीज के नाम में एडर एंट्री का निर्माण होना चाहिए। तो निष्पक्षता में किसका निर्माण होता है? एडर एंट्री का, याद रख लेना। किसका? एडर एंट्री का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये होता है निष्पक्षता का सिद्धांत। ज्यादा कुछ है नहीं, कोई भी संलेख है उसमें हमें निर्माण के समय शीर्षक है, शीर्षक के दो या दो से अधिक दावेदार हैं, लेखक हैं, तो उनको समान महत्व देना चाहिए, ठीक है ना। बस इसमें ये बात कही गई है। अगला जो है वो है मितव्ययता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? मितव्ययता का सिद्धांत। मितव्ययता का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्सिमनी, है ना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये छोटे छोटे चैप्टर है, लेकिन यहां से हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, है ना। छोटे छोटे चैप्टरों से एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो ये होता है मितव्ययता का सिद्धांत। पार्सिमनी क्या होता है? देखो भाई साहब, ये किस बात पर जोर देता है? यदि किसी विशेष क्रिया पर, कोई आपकी विशेष क्रिया है, मान के चलो ना, कोई आपकी विशेष क्रिया हो रही है और उस क्रिया में दो या दो से अधिक वैकल्पिक नियम या सिद्धांत है। क्या है? दो या दो से अधिक क्या है? वैकल्पिक नियम है या सिद्धांत है। कोई क्रिया हो रही है तो उसके दो या दो से अधिक वैकल्पिक नियम या सिद्धांत हैं। तो हम किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए बताओ? जो हर प्रकार की मितव्ययता प्राप्त करता हो, जो हर प्रकार से क्या है? हर प्रकार से क्या है? उसमें परफेक्ट है, ठीक है ना। चलो, इसके अनुसार मितव्ययता की दृष्टि से सरलीकरण तो आवश्यक है ही, उसके साथ ही कुछ तत्वों का इतर संलेखों में उल्लेख करना भी आवश्यक हो जाता है। तो ज्यादा कुछ मितव्ययता के समूह में है नहीं है, ज्यादा याद नहीं रखना है आपको। सिर्फ इतना याद रखना कि यदि कोई भी क्रिया हो रही है और उसके दो या दो से अधिक नियम बना दिए गए, ठीक है, तो प्राथमिकता उसको देनी चाहिए जो इसके लायक है या फिर जो सबसे अच्छा है, ठीक है। ये मितव्ययता कह रहा है। और निष्पक्षता क्या कह रहा है? यदि कोई भी शीर्षक है, उसके दो लेखक दिए गए हैं, तो उन दोनों को ही समान महत्व दिया जाना चाहिए। और मितव्ययता इस
इस नियम को कह रहा है कि यदि किसी के दो या दो से अधिक नियम है, सिद्धांत है, तो प्राथमिकता उसको देनी चाहिए जो इसके हकदार है। ठीक है, चलो लास्ट है आपका साम्यरूपता का सिद्धांत। कौन सा है? साम्यरूपता का सिद्धांत। साम्यरूपता का सिद्धांत। अब देखो, साम्यरूपता के सिद्धांत को बोला जाता है सिमेट्री, है ना? क्या बोला जाता है? सिमेट्री। देखो, साम्यरूपता का मतलब क्या होता है? रूप समान हो। क्या हो? एक रूप समान हो। कैसे? देखो, साम्यरूपता का सिद्धांत कुछ हद तक निष्पक्षता के सिद्धांत के समान होता है, और हमेशा इसमें जो सबसे बड़ी चीज आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो साम्यरूपता का सिद्धांत है वो निष्पक्षता सिद्धांत के समान है। किसके समान है? निष्पक्षता सिद्धांत के समान है। ये आपको याद रखनी है। ठीक है ना? चलो, कैसे? इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो वस्तुएं हैं, मान के चलो यदि दो वस्तुएं दे रखी हैं आपकी, क्या दे रखी हैं? दो वस्तुएं आपको दे रखी हैं, या अवस्थाएं एक दूसरे के प्रतिरूप की दृष्टि से विचार किए जाते हैं। यदि दो वस्तुएं दे रखी हैं तो उन दो वस्तुओं पर विचार किया जाता है दोनों का। कैसे? कि यदि उसमें एक को किसी प्रसंगवश महत्वपूर्ण समझा जाता है, यदि एक को हम, यदि इस दोनों वस्तुओं में से एक को क्या समझा रहा है? एक महत्वपूर्ण इसको समझा जाता है, तो दूसरे को भी वही महत्व दिया जाना चाहिए। तो दूसरी वस्तु को भी वही महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, निष्पक्षता के समान क्यों है? निष्पक्षता में तो हम एक ही शीर्षक था। अब इस एक ही शीर्षक के कितने लेखक थे? दो लेखक थे, तो इनको हम यहाँ समान महत्व दे रहे थे। अब यहाँ क्या हुआ? दो वस्तुओं की बात इसने बता दी। इसमें यदि हम एक वस्तु को महत्व दे रहे हैं ना, तो दूसरी वस्तु को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा। ठीक है। जैसे किसी ग्रंथ के दो लेखक हैं, मान के चलो, क्या है? कोई भी ग्रंथ के दो लेखक दिए गए हैं और मुख्य संलेख में इसका उल्लेख उसी अनुक्रम में होना चाहिए जिस अनुक्रम में उसका उल्लेख है। दो लेखक यदि आपके दिए गए हैं किसी ग्रंथ के, तो उस ग्रंथ में मुख्य संलेख का उल्लेख उसी अनुक्रम में होना चाहिए जिस अनुक्रम में उसका उल्लेख है। वही यह सिद्धांत निर्देशित करता है कि दूसरे ग्रंथ निर्देशित संलेख बुक नंबर एंट्री में इसके विपरीत अनुक्रम में दर्शाया जाता है। ठीक है, BIE। साम्यरूपता में क्या है भाई साहब? BIE। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि भाई साहब हमने अब तक एक तो परिसरण का सिद्धांत पढ़ा। परिसरण के सिद्धांत में क्या था कि जो आपके नवीन ग्रंथ थे, पुराने ग्रंथ थे, या फिर पहले से ग्रंथ चले आ रहे थे, या फिर कोई भी ग्रंथ जो है, ठीक है, जिसका हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो उनका क्या करना चाहिए। स्थानीय भिन्नता में कोई ज्यादा चीज है नहीं थी, कोड के आधार पर। उसके बाद अर्थ निर्णय में हम लॉ के आधार पर कर रहे थे उनका वर्णन। सूचीकरण का जो वर्णन कर रहे थे वो लॉ के आधार पर, मतलब न्यायालय कोष के आधार पर। उसके बाद फिर निष्पक्षता का सिद्धांत है, सीधा सीधा है निष्पक्षता का सिद्धांत। एडर एंट्री इसमें सम्मिलित है। फिर आता है मितव्ययता का सिद्धांत। क्या आता है भाई साहब? मितव्ययता का सिद्धांत आता है। इसमें इस बात पर जोर देता है कि यदि किसी विशेष क्रिया दो या दो से अधिक वैकल्पिक नियम सिद्धांत है तो इस प्रकार की मितव्ययता प्राप्त हो। उसी प्रकार साम्यरूपता का सिद्धांत है। साम्यरूपता का सिद्धांत है किस सिद्धांत के समान है? तो निष्पक्षता सिद्धांत के समान है। यह आपको याद रखना है। ठीक है। साम्यरूपता में बुक इंडेक्स एंट्री है, मितव्ययता के सिद्धांत में, निष्पक्षता के सिद्धांत में एरर एंट्री है। ठीक है, ये हमेशा याद रख लेना। तो इस प्रकार से हमने भाई साहब ये जो आपका सूचीकरण के जितने भी हमने सिद्धांत थे वो कंप्लीट किए भाई साहब। ठीक है ना? और एक बार आप इनको पढ़ लेना, वीडियो को बार बार देख लेना। ठीक है ना? और अच्छी तरह से पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है। तो मेरी जितनी कोशिश हुई भाई साहब मैंने उतना आपको कराया। ठीक है, यहाँ मैं कैसे भी आपको करा रहा हूं वो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी, ठीक है ना, तो मैं नाराज हो जाऊंगा, क्योंकि आप इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे। ठीक है ना? चलो ठीक है भाई साहब, नमस्कार। आज के लिए धन्यवाद।